V76 अध्याय 751 टाइट। मास्टर होंग शेन ने लिन युआन को स्रोत बीज सौंपते हुए कहा, युवा मास्टर, यदि आप इस स्रोत बीज में रुचि रखते हैं तो मुझे इसे आपको देने में खुशी होगी। आप इसे अपनी इच्छानुसार अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने लिन युआन की इस स्रोत बीज के प्रति उत्सुकता को उसी क्षण से नोटिस कर लिया था जब इसका उल्लेख किया गया था। हालांकि मास्टर होंग शेन यह नहीं समझ पाए कि लिन युआन को स्रोत बीज जैसी बेकार चीज में दिलचस्पी क्यों होगी। जब मास्टर होंग शेन ने स्रोत बीज को बाहर निकाला तो लिन युआन के पत्ते के आकार का डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स अनियमित रूप से काम करने लगा। रक्त अनुबंध के माध्यम से लिन युआन पहले से ही इस स्रोत बीज के लिए लाल कांटे की लालसा को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि वह इस स्रोत बीज को अवशोषित करने और खुद को विकसित करने के लिए प्यासा था। लिन युआन को स्रोत बीज प्राप्त हुआ। उन्होंने शुरू में अपने स्वयं के साधनों का उपयोग करके इसे एक पौधे प्रकार के परी में विकसित करने की योजना बनाई थी। लेकिन चूंकि रेड थॉर्न को इस सोर्स सीड की उतनी ही चाहत थी जितनी की उसे थी, इसलिए लिन युआन ने पौधे प्रकार के फे को पालने का विचार छोड़ दिया। इसके बजाय उसने ये हल्का चमकता हुआ सोर्स सीड रेड थॉर्न को देने का फैसला किया ताकि ये देखा जा सके कि सोर्स सीड खाने के बाद उसमें क्या बदलाव आते हैं। जब रेड थॉर्न को इस सोर्स सीड का एहसास हुआ तो उसने पत्ती के आकार के डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स में अपनी बड़ी लाल गिल के आकार की फूल की पंखुड़ियों को बजाना शुरू कर दिया। यह एक शरारती बच्चे की तरह था जो अपने माता पिता को खिलौना खरीदने के लिए परेशान करने की कोशिश कर रहा था। अब जब लिन युआन ने उसे यह वादा दे दिया था कि स्रोत बीज उसे दे दिया जाएगा तो रेड थॉर्न ने अपने फूलों की पंखुड़ियों को हिलाना बंद कर दिया और एसिड कोरोजन रानी मधुमक्खी के साथ खेलना शुरू कर दिया। रेड थॉर्न ने एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी को रिलिंक्विश के मुंह से बाहर थूक दिया और फिर से उसे खेल खेल में निगल लिया। लिन युआन ने मास्टर होंग शेन की ओर मुड़कर कहा, आयामी दरार की इस सक्रिय अवधि के दौरान विंड मिस्ट सिटी के पास दलदली आयामी दरार में कुछ समान स्रोत प्रकार के जीवन रूपों की खोज की गई थी। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। मास्टर होंग शेन का मुंह शर्म से थोड़ा खुला रह गया। जब उसकी आत्मा घायल हो गई थी तो उसे अपनी चोट से बेतरतीब तकलीफों का सामना करना पड़ा था, इसलिए वह स्टार वेब में लॉग इन करने में असमर्थ था। इस प्रकार वह एक शीर्ष श्रेणी 3 निर्माण मास्टर हो सकता था, लेकिन वह वर्तमान मामलों के साथ अद्यतन नहीं था। हालांकि उसकी आत्मा की चोट अब ठीक हो चुकी थी, फिर भी उसने समाचार देखने के लिए स्टार वेब पर लॉग इन करने की आदत नहीं डाली थी। उन्होंने इस समाचार के बारे में कभी नहीं सुना था कि विंड मिस्ट सिटी के पास दलदली आयामी दरार में कई समान स्रोत प्रकार के जीवन रूपों की खोज की गई थी। मास्टर होंग शेन के उत्तर न देने से लिन युआन को पता चल गया कि वह उन स्रोत प्रकार के जीवन रूपों के बारे में नहीं जानता था जिनके बारे में लिन युआन ने बात की थी। मास्टर होंग शेन को और अधिक शर्मिंदगी महसूस न हो, इसके लिए लिन युआन ने कहा, विंड मिस्ट सिटी के पास मैश डायमेंशनल रिफ्ट में 10 टाइटन जायंट बोआ की खोज की गई है। ये बहुत संभव है कि जल्द ही और भी मिल जाएं। वास्तव में लिन युआन को इन टाइटन जायंट बोआ के बारे में इसलिए नहीं पता था क्योंकि वह रेडियंस फेडरेशन की खबरों से अपडेट था, बल्कि इसलिए क्योंकि गाओ फैंग ने उसे एक कॉल के दौरान बताया था। कॉल के दौरान लिन युआन ने इस खबर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि टाइटन जायंट बोआज झांग शियाओबाई, शिन यंग, तान रैन और लू पिनरू की ज़रूरतों के लिए उपयुक्त होगा। जब गाओ फैंग ने टाइटन जायंट बोआ का जिक्र किया था तो उन्होंने ये भी बताया था कि उन्हें अनुबंधित करने के लिए कितनी कठोर शर्तें थीं। इसके लिए मेडुसा स्नैक डेमन के दानव रक्त की एक बड़ी मात्रा और मेडुसा स्नैक डेमन की आंखों से तैयार एक स्पिरिट द्रव की जरूरत थी। आत्मा क्यूई का मुख्य कार्य आत्मा क्यूई पेशेवर को पत्थर बनने से रोकना था। जब ठेकेदार ने क्लास 4 क्रिएशन मास्टर द्वारा तैयार किया गया आत्मिक द्रव पी लिया तो उन्हें अपने आंसुओं को मेडुसा सर्प दानव के राक्षसी रक्त के साथ मिलाना पड़ा। शुद्ध आत्मा क्यूई के सक्रियण के तहत टाइटन जायंट बोआ अपने खोल को तोड़ने में सक्षम होगा। इसके बाद टाइटन जायंट बोआ को अनुबंधित करने के लिए रक्त अनुबंध और आध्यात्मिक अनुबंध का उपयोग किया जाएगा। ठेकेदार ने टाइटन जायंट बोआ की प्राकृतिक पत्थरीकरण क्षमता से बचाव के लिए पत्थरीकरण को रोकने के लिए औषधि पी ली। इतनी सारी कठिन बाधाओं के बीच यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि गाओ फैंग इस बात की शिकायत कर रहा था कि टाइटन जायंट बोआ को अनुबंधित करना कितना कठिन था। सबसे पहले मेडुसा सर्प दानव दलदल आयामी दरार में एक प्रकार का मानव था जिसमें कक्षा 6 आयामी जीवन रूप की शक्ति थी। यद्यपि इसमें कक्षा 6 के आयामी जीवन रूप की शक्ति थी जो डायमंड फे के समान थी, ये केवल कक्षा 4 के आयामी दरारों में ही दिखाई दिया। यह एक अत्यंत दुर्लभ एवं रहस्यमयी आयामी जीवन रूप था। साथ ही मेडुसा सर्प दानव के प्रकट होने के साथ ही अनेक उच्च श्रेणी के आयामी जीवन रूप भी मौजूद रहते थे। मेडुसा सांप दानव के मरने के बाद वह तुरंत चट्टान में बदल जाएगा, इसलिए मेडुसा सर्प दानव के राक्षसी रक्त को प्राप्त करने के लिए पहले दलदलीय आयामी जीवन रूपों की भीड़ से गुजरना पड़ता था। ग्रेड 4 पोषण और शुद्ध स्पिरिट क्यूई के लिए निश्चित रूप से क्लास 4 क्रिएशन मास्टर की आवश्यकता थी। रेडियंस फेडरेशन में क्लास 4 क्रिएशन मास्टर को ढूंढना चुनौतीपूर्ण था।
विंड मिस्ट सिटी 32 मुख्य शहरों में से एक मध्यम निम्न वर्ग के शहरों में से एक था। लेकिन विंड मिस्ट सिटी में सर्वोच्च कुलीन और एकमात्र कुलीन गुट के रूप में गाओ परिवार विंड मिस्ट सिटी में पदानुक्रम के शीर्ष पर बैठा था। इसलिए गाओ परिवार ने टाइटन जायंट बोआ में से 8 प्राप्त किए थे जो विंड मिस्ट सिटी के पास दलदली आयामी दरार में पाए गए थे। गाओ फैंग के अनुसार गाओ परिवार ने पहले ही 3 टाइटन जायंट बोआ का प्रजनन कर लिया था। सभी टाइटन जायंट बोआ में एक ही सामान्य क्षमता थी, सांपों का घोंसला जीवन साझा करता है। नेस्ट ऑफ स्नैक शेयर लाइफ ने एक निश्चित क्षेत्र में प्रत्येक टाइटन जायंट बोआ को हुई क्षति के बोझ को साझा करने की अनुमति दी, जो अनिवार्य रूप से उनके जीवन को साझा करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस टाइटन जायंट बोआ को चोट लगी है, जब तक वह अन्य टाइटन जायंट बोआ की रेंज में है, वह अपनी रिकवरी और चोटों को उनके साथ साझा करने में सक्षम होगा। गाओ फैंग ने यह भी कहा था कि नवजात टाइटन जायंट बोआ की लंबाई पहले से ही 7 मीटर थी, जबकि गाओ परिवार द्वारा पाले गए टाइटन जायंट बोआ में से एक की लंबाई 40 मीटर तक पहुंच गई थी। ये सचमुच अपने नाम के अनुरूप था। इसकी बड़ी ताकत इसकी उच्च रक्षात्मक कौशल का सबूत थी। यदि झांग शियाओबाई और बाकी लोग वास्तव में टाइटन जायंट बोआज के साथ अनुबंध कर सकें तो क्षति सहने की इसकी मूल शक्ति में वृद्धि ही जारी रहेगी। लिन युआन को यकीन था कि अगर झांग शियाओबाई और बाकी लोग टाइटन जायंट बोआ को अनुबंधित कर सकते हैं, जिसे मास्टर होंग शेन विकसित करेंगे, तो रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्यों और ए लेवल गिल्ड क्लब के सदस्यों के अलावा कोई भी अपनी चरम स्थिति में 4 टाइटन जायंट बोआ को नहीं मार सकता। टाइटन जायंट बोआ के विशाल आकार से पता चलता है कि यह अपने हमले के मुख्य तरीके के रूप में अपनी काया पर निर्भर करता था। अपनी क्रूर आक्रमण तकनीक के बावजूद यह इधर उधर नहीं घूमता था, क्योंकि इसकी आंखों में पत्थर बनाने की क्षमता भी थी। पत्थर बन जाना एक प्रकार की तात्विक क्षति मानी जा सकती है। जब अन्य जीवन रूप पत्थर बन जाते थे तो शापित पृथ्वी तत्व ऊर्जा जीवन रूप में प्रवेश कर जाती थी और जीवन रूप के अंदर के अन्य तत्वों को परिवर्तित और उत्परिवर्तित कर देती थी। टाइटन जायंट बोआ के विशाल आकार और आंखों के संयुक्त प्रभाव ने इसे रक्षा और आक्रमण में निपुण बना दिया। बोआ प्रजाति के जीवन रूप के रूप में टाइटन जायंट बोआ अपने शरीर को भी नियंत्रित कर सकता था। टाइटन जायंट बोआ की अपने शरीर को नियंत्रित करने की क्षमता को हमला करने और मारने का उसका सबसे शक्तिशाली तरीका कहा जा सकता है। यदि झांग शियाओबाई, शिन यंग, तान रान और लू पिनरू इस टूर्नामेंट में प्रवेश करते हैं तो मुख्य टीम का कोई भी सदस्य उनके साथ मिलकर काम कर सकेगा। 4 टाइटन जायंट बोआ के विशाल शरीर आसानी से शारीरिक और तात्विक क्षति से बचाव कर सकते थे, जिससे एक ठोस सुरक्षा व्यवस्था तैयार हो जाती थी। मास्टर होंग शेन ने टाइटन जायंट बोआ के बारे में कभी नहीं सुना था, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे उन्हें इसके बारे में कोई समझ हो। हालांकि उन्होंने लिन युआन के निर्णय पर पूरी तरह भरोसा किया। मास्टर होंग शेन की लिन युआन के बारे में समझ को देखते हुए जब उन्होंने टाइटन जायंट बोआ का उल्लेख किया, क्योंकि वह पहले से ही उन पर अपना हाथ पाने के लिए उत्सुक थे। झांग शियाओबाई, शिन यंग, लू पिनरू और तान रान पानी के गैंडे के चमड़े के सोफे पर बैठे थे। उनकी आंखें थोड़ी नम थीं। उन चारों ने लिन युआन को अपनी इच्छाशक्ति के रन दिखाए थे, क्योंकि वे बस अपने दोस्त के साथ अपनी खुशी साझा कर रहे थे। इसके अलावा भविष्य की टीम के सदस्यों के रूप में वे समूह के बाकी लोगों को अपना सुधार भी दिखा रहे थे। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिन युआन को उनकी इच्छाशक्ति रूनों के बारे में पता चलने के बाद वह तुरंत उन परियों पर विचार करना शुरू कर देगा जो उनके लिए उपयुक्त हो सकते हैं। झांग शियाओबाई और बाकी लोग पहले से ही दोस्त थे जिन्होंने लिन युआन के साथ मिलकर मौत को चुनौती दी थी। वे ऐसे क्षणों में एक दूसरे पर भरोसा करने में सक्षम थे। ये भी कहा जा सकता है कि लिन युआन उनका उद्धार करता था। यदि लिन युआन के पास लाल कांटा न होता तो संभवतः वे चारों मिलस्टोन टाउन की रक्षा के लिए लड़ाई में मारे गए होते। यदि लिन युआन ने कुछ दिन पहले उन्हें निमंत्रण नहीं दिया होता तो वे चारों पहाड़ की चोटी पर एक नया लक्ष्य और आशा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाते, जिसके कारण उन्हें इच्छाशक्ति रून को समझने में मदद मिली। झांग शियाओबाई, शिन यंग, लू पिनरू और तान रान सभी ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी दिल की बात खुलकर कही। उन्होंने लिन युआन के इस दयालु व्यवहार को स्वीकार किया। वे पहले ही सहमत हो चुके थे कि वे डोम गिल्ड क्लब में कुछ कामों में लिन युआन की मदद करेंगे। वे चारों इस टूर्नामेंट के अनुभवी प्रतिभागी थे। यद्यपि वे हमेशा रिजर्व टीम के सदस्य थे, फिर भी वे अच्छी तरह जानते थे कि गिल्ड क्लब कैसे चलाया जाता है। एक गिल्ड क्लब ने सिर्फ इस टूर्नामेंट में ही भाग नहीं लिया। उन चारों को पूरा विश्वास था कि वे लिन युआन को डोम गिल्ड क्लब के छोटे मोटे पहलुओं को प्रबंधित करने में मदद कर सकेंगे। लिन युआन ने अपना फ़ोन उठाया और गाओ फैंग को कॉल करने वाला था, लेकिन उसे याद आया कि वह अपने माता पिता के साथ है। गाओ फैंग को कॉल उठाने के लिए एक अपराधी की तरह चुपके से बाहर निकलना होगा, इसलिए लिन युआन ने गाओ फैंग के लिए एक संदेश छोड़ा। लिन युआन, गाओ फैंग, मुझे टाइटन जायंट बोआ में दिलचस्पी है जिसका आपने उल्लेख किया है। कृपया मेरे लिए 4 रख लें। संदेश भेजने के बाद लिन युआन ने अपना फ़ोन रख दिया, जो 2 मिनट से भी कम समय बाद बज उठा।
लिन युआन ने अपना फ़ोन चेक किया और पाया कि गाओ फैंग ने पहले ही उसे जवाब दे दिया था। गाओ फैंग का संदेश इस प्रकार था। गाओ फैंग, कोई बात नहीं। मैं कल अपने परिवार को सूचित करूंगा कि वे 4 गैर अनुबंधित टाइटन जायंट बोआ को बचाकर मेरे पास भेज दें। मैं उन्हें गार्ड ये भोज में तुम्हें सौंप दूंगा। गाओ फैंग का संदेश पढ़ते हुए लिन युआन मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि गाओ फैंग के साथ उसका एक प्रकार का तालमेल था। जब गाओ फैंग को कक्षा 5 के आत्मा शिल्पकार की आवश्यकता थी तो लिन युआन बिना किसी हिचकिचाहट के गाओ फैंग की मदद करेगा। अब चूंकि उसे 4 आयामी जीवन रूपों की आवश्यकता थी, इसलिए उसने गाओ फैंग को केवल एक संकेत दिया, जिसके बाद गाओ फैंग ने बिना कोई प्रश्न पूछे सहमति दे दी। इससे दोनों के बीच गहरा विश्वास प्रदर्शित हुआ। अन्यथा वे इतनी शीघ्रता से $1 मिलियन डॉलर के सौदे पर सहमत नहीं हो पाते। जब से लिन युआन और गाओ फैंग ने उभरते गुटों के रूप में एक साथ काम किया, लिन युआन ने क्रिएशन मास्टर संसाधनों को संभाला, जबकि गाओ फैंग रसद के प्रभारी थे। उनके क्षेत्र एक दूसरे से नहीं टकराते थे, लेकिन जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती थी और समाधान की आवश्यकता होती थी, तो गाओ फैंग हमेशा चर्चा के लिए लिन युआन के पास जाते थे। लिन युआन को लगा कि वह और गाओ फैंग बहुत अच्छे साझेदार थे और उनके बीच बहुत अच्छा तालमेल था। गाओ फैंग की शक्ति और परी अनुकूलता के बारे में सोचकर उन्हें लगा कि वह गाओ फैंग को अपने डोंग गिल्ड क्लब में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने में सक्षम हो सकते हैं। गाओ फैंग की संगतता के बारे में लिन युआन की समझ के साथ इस स्थितिगत फे का सुसमाचार कहा जा सकता है। यदि लियू जी की कीट रानी, उसका लाल कांटा और स्रोतरेत गाओ फैंग के ब्रीज हिबिकस और स्पिरिट स्प्रिंग लिली का समर्थन प्राप्त कर सके, तो वे सभी विस्फोटक लड़ाकू शक्ति पैदा करने में सक्षम होंगे। लेकिन गाओ फैंग की येलो स्प्रिंग लिली का भी मजबूत युद्ध महत्व था और यह अपनी टीम की गलती सहन करने की क्षमता को काफ़ी हद तक बढ़ा सकती थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुख्य फे को प्रतिद्वंद्वी द्वारा पराजित नहीं किया जाएगा। यद्यपि लिन युआन की मुख्य टीम में अभी भी 2 मुख्य सदस्यों की कमी थी, फिर भी उनकी टीम पहले से ही गंभीर क्षति पहुंचाने में सक्षम थी। लिन युआन अभी भी मुख्य टीम और रिजर्व टीम में उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर थे, जबकि चूसी और झांग शियाओबाई रक्षा प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर थे और लुपिनरू सहायक प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर थे। लिन युआन और चूसी निश्चित रूप से क्रमशः उपचार और रक्षा दिशाओं की ओर काम करने जा रहे थे। अपनी मुख्य भूमिकाओं की तुलना में दोनों ही आक्रमण करने में स्पष्ट रूप से अधिक सशक्त थे। झांग शियाओबाई और लुपिनरू अपनी भूमिकाओं पर कायम रहे, लेकिन जब उन्होंने टाइटन जायंट बोआज के साथ अनुबंध किया तो डोंग गिल्ड क्लब के सामने क्रूर बल का सहारा लिया गया। इसे देखते हुए टीम को गाओ फैंग से समर्थन की सख्त जरूरत थी। प्रारंभ में लिन युआन ने इस मामले को गाओ फैंग के सामने लाने के लिए रेडियंस 100 सीक्वेंस की परीक्षा की प्रतीक्षा करने की योजना बनाई थी। लिन युआन बता सकता था कि गाओ फैंग वास्तव में इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए एक गिल्ड क्लब में शामिल होना चाहता था। इस प्रकार उसने फैसला किया कि वह और लियू जी गार्ड ये भोज में एक साथ गाओ फैंग से पूछेंगे। अन्यथा अगर गाओ फैंग अन्य गिल्ड क्लबों से बात करता और उनसे जुड़ जाता तो लिन युआन को निश्चित रूप से पछतावा होता। लिन युआन की टीम के साथियों से उच्च उम्मीदों के कारण गाओ फैंग जैसे सदस्य को ढूंढना मुश्किल हो गया। युआन ने झांग शियाओबाई और अन्य 3 के लिए टाइटन जायंट बोआ को न केवल इसलिए चुना क्योंकि यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था और इसे मानक फे के साथ जोड़ा जा सकता था, बल्कि इसके बड़े आकार के कारण भी, जो इसे झांग शियाओबाई के समूह के विलपावर रून्स के साथ अत्यधिक अनुकूल बनाता था। हालांकि कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता था कि एक परी को विलपावर रून के साथ सम्मिलित होने और फैंटेसी नस्ल में विकसित होने के बाद क्या विशेष कौशल प्राप्त होंगे। लिन युआन ने पर्याप्त परियों को फैंटेसी नस्ल में विकसित कर लिया था ताकि वह परी और विलपावर रून की अनुकूलता को समझ सके। झांग शियाओबाई के समूह ने जब बहुत अधिक तनाव में रहते हुए जो आशा महसूस की थी, वह कुछ हद तक उस नए जीवन के समान थी जिसे लिन युआन ने पौधों से महसूस किया था। लिन युआन ने महसूस किया कि यह इस आशा इच्छाशक्ति रून के लिए संभव था जिसे महान तनाव के तहत समझा गया था, जिसके परिणामस्वरूप वह पुनर्जन्म विशेष कौशल प्राप्त करने के लिए जुड़ गया। इस प्रकार का विशिष्ट कौशल उन परियों के लिए उपयुक्त था जो तात्विक क्षति पहुंचाने के बजाय क्रूर बल से लड़ते थे। अब जब उसने झांग शियाओबाई के समूह के लिए अनुबंध करने के लिए फे पर फैसला कर लिया था, तो लिन युआन ने मास्टर होंगशेन से कहा, मास्टर होंगशेन, बेसमेंट का निर्माण पूरा होने में अभी भी कुछ समय बाकी है। मैं टाइटन जायंट बोआ को संभाल लूंगा। आपको अगले कुछ दिन झांग शियाओबाई और बाकी फे को अधिकतम विकसित करने में बिताने चाहिए ताकि वे विकसित हो सकें। झांग शियाओबाई और अन्य तीनों के फे पहले से ही गोल्ड पर थे। मास्टर होंगशेन की क्लास 4 क्रिएशन मास्टर शक्तियों के साथ उन्हें बिना किसी समस्या के लीजेंड क्वालिटी में अपने फे को विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। इस टूर्नामेंट में अभी 6 महीने बाकी थे, लेकिन डोम गिल्ड क्लब की स्थापना अभी हाल ही में हुई थी। इस टूर्नामेंट में प्रवेश करने के लिए उन्हें लंबे राउंड रॉबिन प्रतियोगिता सत्र में शामिल होना पड़ा, जो इस टूर्नामेंट सत्र के ठीक बाद हुआ। वे इस टूर्नामेंट के एलिमिनेशन राउंड में तभी शामिल हो सकते थे जब वे राउंड रॉबिन प्रतियोगिता सत्र में अच्छा प्रदर्शन करते।
लिन युआन, लियू जी और चू सी के पास इस टूर्नामेंट के राउंड रॉबिन प्रतियोगिता और एलिमिनेशन राउंड में समय बर्बाद करने का समय नहीं था। झांग शियाओबाई और अन्य 3 को प्रशिक्षित करने के बाद उन्हें राउंड रॉबिन प्रतियोगिता और एलिमिनेशन राउंड में डोंग गिल्ड क्लब का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा जाएगा। मास्टर होंग शेन खड़े हुए और झांग शियाओबाई और बाकी लोगों से दृढ़ता से कहा, चलो चलते हैं। तुम अभी मेरे साथ रह सकते हो। मैंने जो नई हवेली खरीदी है उसे साफ नहीं किया है, इसलिए जब तक मैं तुम्हारे परियों को विकसित करने में तुम्हारी मदद कर रहा हूं, तुम चारों हवेली साफ कर सकते हो। मास्टर होंग शेन ने उपहास में नाक सिकुड़ी और फिर कहा, मेरी हवेली अब वाकई बहुत गंदी हो गई है। मैं ये भी नहीं देख पा रहा हूं कि मैं कहाँ चल रहा हूं। उन्हें अपनी हवेली की गंदी हालत को सार्वजनिक रूप से बताने में कोई शर्म महसूस नहीं हुई। जब झांग शियाओबाई, शिन यंग, लू पिनरू और तान रैन ने उसकी बातें सुनी तो उनकी पलकें जोर से फड़कने लगीं। यदि मास्टर होंग शेन भी इसे गंदा कह रहे थे तो वह स्थान किसी अस्तव्यस्त स्थान से कम नहीं था। सौभाग्य से उन चारों ने वर्षों से मास्टर होंग शेन की उपचार केंद्र की सफाई में मदद की थी और वे अच्छी तरह से तैयार थे। लू पिनरू सोफे से उठ खड़ी हुई, लेकिन मास्टर होंग शेन के पास नहीं गई। इसके बजाय वह लिन युआन के पास गई और उसे एक पल के लिए घूरते हुए बोली, लिन युआन, मैं वास्तव में मेरी घायल आत्मा को ठीक करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब से आपने मुझे ठीक किया है, मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा बदल गई है। यह अब पहले से 3 गुना अधिक है और अभी भी बढ़ रही है। लिन युआन की आंखें तश्तरियों के आकार तक चौड़ी हो गईं। लू पिनरू हमेशा से ही प्रभावशाली आध्यात्मिक ऊर्जा वाली एक स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल रही हैं। यही कारण था कि वह इतने सारे ग्लोइंग सिल्कवर्म वीवर्स को अनुबंधित कर सकीं। लिन युआन ने जल्दी से अपने दिमाग को झकझोरते हुए लू पिनरू की आध्यात्मिक ऊर्जा के परिवर्तन का कारण पता लगाया। उसे लगा कि इसका कुछ संबंध उस आघात से है जो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को तब लगा था जब उसकी 5 इंद्रियां भी चुरा ली गई थीं। ये कहा जा सकता है कि उसकी आत्मा का घायल होना एक छिपे हुए आशीर्वाद की तरह था, क्योंकि इसने एक बहुत बड़े अवसर का द्वार खोल दिया। यदि लिन युआन को अनुमान लगाना होता तो वह ये नहीं सोचता कि कई अन्य लोगों को ऐसा अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि आत्मा की चोट के साथ साथ किसी की 5 इंद्रियों को चुरा लिया जाना किसी की आत्मा पर एक गंभीर हमला था। कोई भी इसके परिणामों के बारे में निश्चित नहीं हो सका। यदि थोड़ी सी भी चूक हुई तो इसका परिणाम ये हो सकता है कि बुद्धि में इतनी गिरावट आ सकती है कि व्यक्ति कृशकाय बन सकता है। सबसे बुरी स्थिति में तो मृत्यु भी हो सकती है। लू पिनरू की आध्यात्मिक ऊर्जा अब पहले की तुलना में 3 गुना अधिक मजबूत थी, जिसका अर्थ था कि वह चमकते रेशम कीट बुनने वालों की संख्या 3 गुना अधिक कर सकती थी। चूंकि विभिन्न रेशमी वस्त्रों का उत्पादन चमकदार रेशम कीट बुनकर से प्राप्त रेशम द्वारा किया जाता था, इसलिए उत्पादन में मात्रात्मक परिवर्तन होगा। यदि लू पिनरू 10 से अधिक चमकदार रेशम कीट बुनकरों के साथ अनुबंध कर सकती है तो वह आसानी से रेशम के कपड़े बना सकती है। विभिन्न रेशमी कपड़े सभी उपभोग्य वस्तुएं थीं। जब कोई खराब हो जाता था तो उसे बदलकर नया कपड़ा लिया जा सकता था। इसके अलावा एक परी लड़ाई के दौरान कई कपड़े पहन सकता है। जब लू पिनरू कमजोर था तो रेशमी कपड़ों की रक्षात्मक क्षमताएं ध्यान देने योग्य नहीं थीं। लेकिन जब वह अधिक शक्तिशाली हो गई तो उसके द्वारा प्रदान किया जाने वाला समर्थन शिजू के साइलेंट थंडर आर्मर्ड क्रोकोडाइल के रैपिड थंडर आर्मर प्रोटेक्शन के 100 के समान था। जैसे ही लिन युआन ने लू पिनरू की आंखों में देखा, उसे तुरंत उसकी दृढ़ निगाह का महत्व समझ में नहीं आया। लिन युआन, अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए योग्य आयु पार करने के बाद भी मैं गिल्ड क्लब में इसके एक कर्मचारी के रूप में रहना चाहता हूं, लू पिनरू ने कहा। लिन युआन तुरंत लू पिनरू का मतलब समझ गया। लिन युआन के चेहरे पर इस्तीफे की एक उज्ज्वल मुस्कान खिल गई और वह लू पिनरू का हाथ पकड़ने के लिए खड़ा हुआ और उसे झांग शियाओबाई, शिन यंग और तान रैन के पास ले गया। हमने मिलस्टोन टाउन में अपने रिश्ते को मजबूत किया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन चलो इस टूर्नामेंट में मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, लिन युआन ने उन चारों से कहा। लू पिनरू ने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने मिलस्टोन टाउन में किया था। इस बार एकमात्र अंतर यह था कि लिन युआन की हथेली उनके ऊपर नहीं रखी गई थी, बल्कि नीचे से उनकी हथेलियों को सहारा दे रही थी। जब उनके 5 हाथ एक दूसरे के ऊपर कसकर रखे गए तो उनकी चमकदार मुस्कुराहट ने मास्टर होंग शेन को लगभग अंधा कर दिया। उनकी मित्रता और अपने सपने को साकार करने की महत्वाकांक्षा ने मास्टर होंग शेन में लड़ाकू भावना को जन्म दिया। मास्टर होंग शेन उनकी युवावस्था को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। मास्टर होंग शेन के नेतृत्व में शिन यंग, झांग शियाओबाई, लू पिनरू और टैन रन चले गए। लिन युआन डूबे हुए बाढ़ ड्रैगन झील की ओर भटक गया। उसने कुछ दिनों से ब्लैकी को नहीं देखा था और उसे ये भी नहीं पता था कि डूबी हुई बाढ़ वाली ड्रैगन झील में उसका क्या हाल होगा। इससे पहले कि वह जलमग्न बाढ़ ड्रैगन झील तक पहुंचता, उसने अपने सामने नीले रंग का समुद्र देखा। क्लास 3 स्पिरिट शिल्पकार डायमंड एक्स लीजेंड सनलाइट किंग लोर्ड्स के ऊपर मंडप बना रहे थे।
प्रत्येक आत्मा शिल्पकार के हाथ में एक खाका था जो हुक्वान ने विशेष रूप से तैयार किया था। प्रत्येक श्रेणी 3 स्पिरिट शिल्पकार को मंडप बनाते समय उसके डिज़ाइन का पूरी तरह से पालन करना आवश्यक था। लिन युआन ने नीचे देखा और महसूस किया कि जलमग्न बार ड्रैगन झील का दृश्य आकाश जैसा था। झील के तल पर स्थित नीले रंग के अमेजोनाइट के कारण जलमग्न बार ड्रैगन झील अथाह, विशाल और शुद्ध प्रतीत होती है। लिन युआन ने देखा कि कुछ एंजलफिश ऑफ ब्लिस तैर रही थीं और अपने पीछे इंद्रधनुषी लहरें छोड़ रही थीं। उसी समय लिन युआन ने जलमग्न बार ड्रैगन झील के नीचे एक लंबी काली छाया देखी। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह ब्लैकी है जो उसका स्वागत करने आया था। लिन युआन जल्दी से 5 मीटर पीछे हट गया। वह ब्लैकी को अच्छी तरह जानता था, अगर वह दूर नहीं जाता तो वह भीग जाता। उसकी भविष्यवाणी सही साबित हुई क्योंकि ब्लैकी ने उससे पानी का एक फव्वारा निकाला। हालांकि लिन युआन 5 मीटर पीछे चला गया था, फिर भी उसके जूते गीले हो गए। 18 मीटर लंबे ब्लैकी को देखते ही लिन युआन ने असहाय होकर उसके सिर को सहलाया। उसने अपने गीले जूतों पर ध्यान नहीं दिया और ब्लैकी की पीठ पर कूद गया ताकि ब्लैकी उसे हवेली के चारों ओर कुछ चक्कर लगा सके। चूंकि मास्टर होंग शेन की हवेली लिन युआन के बगल में थी और हवेली के पीछे का जंगल और हरा पहाड़ भी लिन युआन का था, ब्लैकी ने लिन युआन को बड़ी परिधि के चारों ओर उड़ाया। लिन युआन ने सुरंग के निर्माण की दिशा में देखा और ब्लैकी से कहा, ब्लैकी, नीचे जाओ और देखो। हरे पहाड़ पर लिन युआन के आगमन ने वहां मौजूद सभी वर्ग 3 आत्मा शिल्पकारों का ध्यान आकर्षित किया। लिन युआन ब्लैकी की पीठ से नीचे कूद गया और उसके निकटतम आत्मा शिल्पकार से पूछा, मास्टर हुक्वान कहाँ है? ये क्लास 3 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन जाहिर तौर पर चकित था क्योंकि वह कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उसने डरते हुए जवाब दिया, मास्टर मिट्टी की स्थिति की जांच करने के लिए भूमिगत हो गए हैं। चकित स्पिरिट क्राफ्ट्समैन अपने काम पर वापस चला गया और ट्रिकल रॉक मेटल के तख्तों को घिसना शुरू कर दिया। चकित आदमी की प्रतिक्रिया ने लिन युआन को थोड़ा अजीब महसूस कराया। पास में ही खड़े लियू टोंग, जो ट्रिकल रॉक मेटल के तख्ते हिला रहे थे, ने तुरंत उनकी अजीब स्थिति को नोटिस कर लिया। लियू टोंग को उम्मीद नहीं थी कि दूर की हवेली से लौटे महान युवा मास्टर उनके काम का निरीक्षण करेंगे और जल्दी से मुस्कुराते हुए लिन युआन के पास पहुंचे और कहा, युवा मास्टर, आप मुझसे अपने सभी सवाल पूछ सकते हैं। यदि आप मास्टर की तलाश कर रहे हैं तो मैं नीचे जाकर उन्हें आपकी उपस्थिति के बारे में सूचित करूंगा। लिन युआन इस श्रेणी 3 आत्मा शिल्पकार की अचानक उपस्थिति से हैरान रह गया। ये पुष्टि करने के बाद कि वह इस श्रेणी 3 आत्मा शिल्पकार से परिचित नहीं था, वह ये स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सका कि उसके आने से लिन युआन की अजीबता कम हो गई थी। चूंकि हुक्वान भूमिगत मिट्टी की स्थिति की जांच कर रहा था, लिन युआन ने उसके काम में बाधा नहीं डाली क्योंकि वह बस अपनी इच्छा से यहाँ आया था। मास्टर हुक्वान को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बेसमेंट में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पर्याप्त फे हैं? लियू टोंग ने लिन युआन से संपर्क कर उन पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिन युआन उसका मनोरंजन करेगा, या यूं कहें कि वह ये विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि लिन युआन भी उतना ही मिलनसार है जितना कि वह है। लियू टोंग ने विस्तृत तरीके से उत्तर दिया, युवा मास्टर, मास्टर होंग शेन ने 500 से अधिक गोल्ड ग्रीन ऑक्सीजन सी एनीमोन भेजे हैं जो पानी से निकाले जाने पर 2 घंटे तक ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकते हैं। लगभग 150 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन हैं जो एक समय में काम करने के लिए तहखाने में प्रवेश करते हैं। इसलिए तहखाने में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त से अधिक फे हैं। जब लिन युआन ने इस श्रेणी 3 आत्मा शिल्पकार का जवाब सुना तो उसने महसूस किया कि उसके श्रेणी 3 आत्मा शिल्पकार ने ईमानदारी से बात की थी। ये देखते हुए कि हुक्वान जल्द ही बाहर नहीं आएगा, लिन युआन ने आत्मा शिल्पकार को धन्यवाद दिया जिसने उसे तहखाने की निर्माण प्रक्रिया के बारे में सूचित किया था और ब्लैकी को वापस हवेली में ले जाने के लिए वापस चला गया। लिन युआन के धन्यवाद के शब्द ने लियू टोंग को चकित कर दिया। लियू टोंग अपने आत्मा शिल्प कौशल को निखारने के लिए स्वर्गीय शिल्प मंडप में शामिल हो गया था और कभी कभी हुक्वान के साथ बातचीत करता था ताकि वह जान सके कि हुक्वान उसके बारे में क्या सोचता है। इस प्रकार हुक्वान अब लियू टोंग का नाम अपने चेहरे पर ले सकता था। लेकिन स्वर्गीय शिल्प मंडप में 500 से ज़्यादा क्लास 3 स्पिरिट शिल्पकार थे। 300 क्लास 3 स्पिरिट शिल्पकारों के जुड़ने से लियू टोंग के कंधों पर ज़्यादा दबाव आ गया। चूंकि आज संयोगवश उसकी मुलाकात लिन युआन से हुई थी, इसलिए लियू टोंग ने लिन युआन के प्रश्न का उत्तर देने का साहस जुटाया। हालांकि उन्हें लिन युआन के धन्यवाद से अभिभूत होने की उम्मीद नहीं थी। वह लिन युआन के विनम्र व्यवहार को उसके धन्यवाद और भावना से पहचान सकता था कि लिन युआन अपने से नीचे किसी को नहीं समझता था। इसके बजाय वह लियू टोंग को अपने बराबर का मानता था जो सम्मान का हकदार भी था। जैसे ही उसने लिन युआन को विशाल बार ड्रैगन फे पर चढ़ते देखा, लियू टोंग ने साहस जुटाया और चिल्लाया, युवा मास्टर, लियू टोंग आपको अलविदा कहता है। जब लिन युआन ने कक्षा 3 के आत्मा शिल्पकार को उसे अलविदा कहते हुए सुना तो वह मुड़ा और लियू टोंग को हाथ हिलाया। उसने सहज ही लियू टोंग का नाम अपने मन में दर्ज कर लिया।
लियू टोंग ने लिन युआन को बाढ़ वाले ड्रैगन फेक के ऊपर से दूर गायब होते देखा और खुद को प्रेरित करने के लिए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। क्लास 3 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन के रूप में उनके कौशल अपेक्षाकृत ठोस थे और यह बहुत संभावना थी कि वह क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन बन जाएंगे। लियू टोंग ने कड़ी मेहनत की और सुनिश्चित किया कि वह अन्य वर्ग 3 स्पिरिट शिल्पकारों से अधिक काम करे। उनका मानना था कि किसी को पीछे हटकर प्रतिभाशाली लोगों के लिए दरवाज़ा खुलने का इंतजार करने के बजाय अवसरों को भुनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए वह हमेशा उस दिन के लिए तैयार और प्रतीक्षा में रहते थे जब उनके सामने चमकने का अवसर आएगा। अल्पविराम। लिन युआन जब हवेली में वापस लौटा तो उसने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश किया और पत्ती के आकार के डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स से रेड थॉर्न को बुलाया। लाल कांटे को बुलाए जाने के बाद उसने तुरंत अपनी कांटों रहित बेल को लिन युआन की कलाई के चारों ओर लपेट दिया। रेड थॉर्न की सौम्यता के बावजूद लिन युआन की कलाई अभी भी ऐसा महसूस कर रही थी जैसे किसी हाथी की सूंड उसे जकड़ रही हो। रेड थॉर्न के ऑटेट की मारक क्षमता तब बदल गई जब वह फैंटेसी ब्रीड में विकसित हो गया और अब वह घातक नहीं रहा। हालांकि इतने सारे आयामी जीवन रूपों के मांस को अवशोषित करने के बाद ऑटेट बेहद मजबूत हो गया। रेड थॉर्न ने लिन युआन की ओर अपनी लताओं को लहराया और अपनी गिल के आकार की पंखुड़ियों का उपयोग करके आवाज निकाली, जिसमें कहा गया, युआन, मुझे एक सुंदर धनुष और मेरा शरीर चाहिए। जब लिन युआन ने सुना कि रेड थॉर्न को एक सुंदर धनुष चाहिए, तो उसने तुरंत एक लाल कपड़ा निकाला और उसे रेड थॉर्न की बेलों के चारों ओर बांध दिया। लेकिन रेड थॉर्न के शरीर का जिक्र आते ही लिन युआन उलझन में पड़ गया। वह नहीं जानता था कि रेड थॉर्न को कौन सा शरीर चाहिए था। युआन ने रेड थॉर्न से पूछा, तुम यहीं हो, तुम्हें कैसा शरीर चाहिए? रेड थॉर्न ने तुरंत धीमी आवाज में जवाब दिया, यह आपके पास मौजूद स्रोत बीज है। लिन युआन ने तुरंत स्रोत बीज निकाल लिया। जब रेड थॉर्न ने स्रोत बीज को देखा तो लिन युआन ने उनके जुड़े हुए वंश के माध्यम से स्रोत बीज के लिए रेड थॉर्न की तीव्र लालसा को महसूस किया। ऐसा लग रहा था मानो रेड थॉर्न अभी अधूरा है और यह स्रोत बीज वास्तव में रेड थॉर्न के शरीर का है। रेड थॉर्न ने अपनी चिकनी बेल का उपयोग स्रोत बीज को पकड़ने के लिए किया और उसे त्याग के मुख के बीजाणु गुहा में रख दिया। उसी क्षण एक परिवर्तन हुआ और रेड थॉर्न का पूरा पौधा हिंसक रूप से कांपने लगा। कुछ ही समय बाद लिन युआन ने रेड थॉर्न के बीजाणु गुहा से मजबूत पौधे की ऊर्जा को बहते हुए महसूस किया। इस मजबूत पौधे की ऊर्जा ने शीघ्र ही रिलिंक्विश के मुहाने के बाहर के क्षेत्र को भर दिया। इस पौधे की ऊर्जा के प्रवाहित होने के बाद रेड थॉर्न ने सो जाने से पहले कोई भी जीवन रूपी निशान नहीं छोड़ा। रेड थॉर्न में अचानक हुए इस बदलाव और उसकी अचानक नींद से लिन युआन घबरा नहीं गया। ये स्पष्ट था कि रेड थॉर्न एक सकारात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। लिन युआन ने ध्यानपूर्वक इस बात पर विचार किया कि रेड थॉर्न ने उसके शरीर के बारे में क्या कहा था, लेकिन वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। अंततः उसने सोए हुए रेड थॉर्न की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया। ट्रू डेटा ने पुष्टि की कि रेड थॉर्न वास्तव में परिवर्तन से गुजर रहा था। हालांकि रेड थॉर्न सो नहीं रहा था क्योंकि वह स्रोत बीज की ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद रूपांतरित हो रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रेड थॉर्न के परिवर्तन के लिए आवश्यक विशेष ऊर्जा पूरी नहीं थी। इसलिए रेड थॉर्न के पास नींद की अवस्था में जमे रहने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। यदि विशेष ऊर्जा की पूर्ति नहीं की गई तो लिन युआन को रेड थॉर्न को जगाने के लिए उसके रूपांतरण के अवसर को छोड़ना होगा। लिन युआन निश्चित रूप से रेड थॉर्न को रूपांतरित करने का मौका नहीं छोड़ने वाला था। हालांकि उसे रेड थॉर्न की नींद के मुद्दे को जल्दी से हल करने की आवश्यकता थी क्योंकि ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन रेड थॉर्न की रिलिंक्विश शून्य की आंखों के बिना नहीं कर सकता था। ब्लड ब्रू अंगूर की बेल पर अनेक कच्चे ब्लड ब्रू अंगूर उगते थे तथा प्रत्येक बेल जिस पर ब्लड ब्रू अंगूर उगते थे उसमें से 2 अतिरिक्त सहायक बेलें भी उगती थीं। त्याग की आंखों से प्राप्त ऊर्जा के बिना रक्त ब्रू अंगूर की बेल के पोषक तत्व शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे और जो थोड़े बहुत पोषक तत्व बचे होंगे वे भी बेलों से दूर चले जाएंगे, जिससे बेलें सूख जाएंगी। इससे रक्त ऊर्जा का उत्पादन कम हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो लिन युआन की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और रक्त बीज की माता का मिथक 3 में विकास विलंबित हो जाएगा। लिन युआन ने ऐसा होने से इनकार कर दिया। उसने अपने दिमाग में गियर घुमाए और एक अजीब सा अनुमान लगाया। उसकी आंखें चमक उठीं। रेड थॉर्न का रूपांतरण इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने सोर्स सीड का सेवन कर लिया था। जाहिर है रेड थॉर्न का रूपांतरण सोर्स सीड से जुड़ा हुआ था। यह अत्यधिक संभावना थी कि रेड थॉर्न को जिस विशेष ऊर्जा की आवश्यकता थी वह स्रोत बीज की ऊर्जा थी। हालांकि केवल 3 ही ज्ञात स्रोत बीज थे। एक को लिन युआन द्वारा रेड थॉर्न में विकसित किया गया था और दूसरे को रेड थॉर्न के बीजाणु गुहा में रखा गया था। अंतिम स्रोत बीज को एक सामान्य व्यक्ति द्वारा बेल के पौधे के रूप में विकसित किया गया था। सामान्य व्यक्ति की मृत्यु के बाद अनुबंध के कारण बेल का पौधा भी बर्बाद हो गया। लेकिन ये बेल का पौधा मृत ठेकेदार के परिवार द्वारा फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन को दान कर दिया गया था।
इसे फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन द्वारा एक नमूना बनाया गया था और इसे फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन के स्टोर रूम में रखा गया था। लिन युआन केवल रेड थॉर्न के लिए फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन से बेल का पौधा प्राप्त कर सका। वह इसे रेड थॉर्न को खिलाएगा, ये देखने के लिए कि क्या ये रेड थॉर्न को रूपांतरित करता है, अन्यथा लिन युआन असहाय हो जाएगा। लिन युआन ने तुरंत स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र छोड़ दिया और फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन की ओर चल पड़ा। हालांकि फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन कोई सामान्य स्थान नहीं था और न ही फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन शाही राजधानी में स्थित था। ये रेड थॉर्न के परिवर्तन और रक्तबीज की मां के परिवर्तन से संबंधित था, इसलिए लिन युआन ने इस मामले को अत्यधिक प्राथमिकता दी। फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन के नमूनों में से एक को आसानी से अपने हाथों में लेने के लिए लिन युआन को किसी ऐसी चीज का उपयोग करने की आवश्यकता थी जिसे उसने कुछ समय से अछूता छोड़ रखा था। लिन युआन ने उससे हाथ मिलाया और उसकी हथेली में एक ब्रोकेड बॉक्स दिखाई दिया। इस ब्रोकेड बॉक्स के ऊपर चांदनी रेशम की एक परत थी जो चांदनी से हल्की चमक रही थी। लिन युआन ने ब्रोकेड बॉक्स खोला और उसमें से क्लास 2 क्रिएशन मास्टर का प्रतीक चिन्ह निकाला जिस पर एक चंद्रमा उत्कीर्ण था। उन्होंने अपनी छाती पर लगे क्लास 2 क्रिएशन मास्टर के प्रतीक चिन्ह को हटा दिया और उसकी जगह चंद्रमा के उत्कीर्णित प्रतीक चिन्ह को लगा लिया। अल्पविराम। रॉयल कैपिटल में फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन ने एवियन फे को वहां रुकने की अनुमति नहीं दी, इसलिए उन्होंने तुरंत एवियन फे को निर्देश दिया कि लिन युआन अंदर आ जाए। लिन युआन ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को प्रवेश द्वार से चिल्लाते हुए देखा, फे ऑब्जर्वर। कक्षा 1 से 3 तक की परीक्षा सामग्री स्टार वेब पर मिलने वाली जानकारी से बेहतर, एक के लिए 5000 फेडरेशन डॉलर। हम आज सिर्फ 10 बेच रहे हैं, पहले आओ पहले पाओ। बुजुर्ग व्यक्ति के चिल्लाने के बावजूद फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन के बहुत कम लोगों ने उस पर ध्यान दिया। वृद्ध व्यक्ति की ओर डाली गई दुर्लभ नज़र क्रोध से भरी थी, मानो वह कोई बहुत ही घृणित कार्य कर रहा हो। लिन युआन को लगा कि अगर आसपास के फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन के लोग न होते तो ये गुस्साए लोग इस बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई कर देते। बुजुर्ग व्यक्ति ने लिन युआन को देखा और उसे अपने फे ऑब्जर्वर सामग्रियों का विज्ञापन देने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र उसके क्लास 2 क्रिएशन मास्टर शिखा पर उत्कीर्ण चंद्रमा पर पड़ी। बूढ़ा आदमी अचंभित रह गया और उसका भाव बदल गया। वह धीरे से बुदबुदाया, 1000 चेहरों वाला काल्पनिक पतंगा, 1000 चेहरों को हटाओ। जब लिन युआन ने यह आवाज़ सुनी तो वह चौंक गया क्योंकि यह पहले वाली वही कर्कश वृद्ध आवाज़ नहीं थी। इसके बजाय यह एक महिला की कोमल और शांत आवाज़ थी। एक काला पतंगा जिसके शरीर पर हजारों धातु के नमूने थे बुजुर्ग व्यक्ति के शरीर से बाहर निकल आया और बुजुर्ग व्यक्ति का शरीर झाग के दर्पण की तरह पिघल गया। बूढ़े आदमी की जगह एक महिला बैठी थी जो लगभग 40 वर्ष की थी और उसने हल्के हरे रंग की लंबी स्कर्ट पहन रखी थी। लिन युआन इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे पता नहीं था और न ही उसने ये पूछने की हिम्मत की कि यह बुजुर्ग आदमी एक अधेड़ उम्र की महिला में कैसे बदल गया। दिन दहाड़े घटित हुई यह एक भयावह घटना थी। हल्के हरे रंग की स्कर्ट पहने हुए रूपांतरित मध्यम आयु वर्ग की महिला लिन युआन के पास आए और बोली, आपका स्वागत है, मेरा नाम लैनकिन है और मैं रॉयल कैपिटल के फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन की प्रमुख हूँ। जब मध्यम आयु की महिला बात कर रही थी तो 1000 चेहरों वाला काल्पनिक कीट उसके बालों पर आकर बैठ गया और बालों के आभूषण की तरह लग रहा था। यदि 1000 मुख वाले काल्पनिक पतंगे के पंख बीच बीच में फड़फड़ाते न होते तो वह जीवित प्राणी के रूप में अदृश्य होता। लिन युआन इस परिवर्तन से चकित था। उसने रॉयल कैपिटल के फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन के प्रवेश द्वार पर ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति फे ऑब्जर्वर सामग्री बेच रहा था वह रॉयल कैपिटल के फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन का प्रमुख बन जाएगा। लिन युआन ने मध्यम आयु वर्ग की महिला को झुककर कहा, नमस्कार मैडम। जैसे ही उन्होंने बात की उन्होंने 1000 चेहरे वाले काल्पनिक पतंगे की जांच करने के लिए सच्चे डेटा का उपयोग किया और पता लगाया कि यह केवल प्लेटिनम वीक लीजेंड था। जब लिन युआन बी रैंक स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल बन गया तो धुंध जैसा स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल एक तरल पदार्थ में संघनित हो गया और आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करने की उसकी क्षमता में काफ़ी सुधार हुआ। वह पहले से ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित करके अन्य स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल्स की आध्यात्मिक शक्ति की ताकत को महसूस कर सकता था। ये भी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवरों की जन्मजात समझने की क्षमता थी। लिन युआन बता सकता था कि लैनकिन की रैंक लगभग उसकी ही तरह थी। हालांकि लैनकिन के पास उससे कहीं ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति थी। ये भी रैंक स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल से कहीं ज्यादा थी। फिर भी ये देखते हुए कि लैनकिन अपनी उन्नत आयु में भी रैंक पर थी, ये स्पष्ट था कि वह युद्ध में प्रतिभाशाली नहीं थी। फिर भी फे ऑब्जर्वर कौशल लड़ने की शक्ति से परस्पर अनन्य थे। फे और स्रोत प्रकार के जीवन रूपों के बारे में जो ज्ञान फे ऑब्जर्वर के पास था वह एक प्रकार का जीवन शैली श्रेणी आत्मा क्यूई व्यवसाय था। इस दुनिया में जहां मार्शल लॉ का शासन था, लैनकिन को अपनी कमजोर लड़ाई कौशल के साथ रॉयल कैपिटल के फे ऑब्जर्वर संगठन का प्रमुख बनने के लिए क्लास 5 फे ऑब्जर्वर बनना पड़ा। इसके अलावा उसे कक्षा 5 के फे पर्यवेक्षकों के शीर्ष स्तर पर होना था।
हालांकि यह पहली बार था जब लिन युआन ने लैन किन को देखा था, उसने उसके बारे में सुना था। जब लिन युआन ने स्टार वेब में लॉग इन किया था तो उसने लैन किन की विलक्षण प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। फे ऑब्जर्वर सृजन मास्टर नहीं थे और फे का पालन पोषण नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें मुख्य ड्रैगन की माताओं के रूप में सम्मानित किया जाता था। ड्रैगन प्रजाति के फे की रक्त रेखाओं में उन ट्रिगर्स का अध्ययन करके जो उन्हें ड्रैगन प्रजाति के फे में उत्परिवर्तित करने में सक्षम बनाते हैं तथा रक्त रेखा को मुख्य ड्रैगन प्रजाति के फे में विकसित होने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, लैन किन ने उन सबसे महत्वपूर्ण घटकों की पुष्टि की जो ड्रैगन प्रजाति के फे के विकास का कारण बने। ये लैन किन के शोध के कारण ही संभव हुआ कि रेडियंस फेडरेशन में अधिक मुख्य ड्रैगन प्रजाति के फेयस दिखाई देने लगे। जीवन में प्राप्त होने वाला ज्ञान अनंत है। यह अविश्वसनीय है कि कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी उत्पन्न कर सकता है जो दुनिया के लिए जरूरी हो। सृजन मास्टर्स को फे को विकसित करने के लिए आत्मा द्रव्यों को तैयार करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार उन्हें फे ऑब्जर्वर और आध्यात्मिक घटक जानकारी पर पकड़ बनाने की आवश्यकता थी। लेकिन हर क्षेत्र के अपने विशेषज्ञ होते हैं। क्रिएशन मास्टर्स को फे ऑब्जर्वर और आध्यात्मिक घटक विश्लेषण के बारे में जो जानकारी थी उसकी तुलना उसी वर्ग के फे ऑब्जर्वर और आध्यात्मिक घटक विश्लेषकों से नहीं की जा सकती थी। ये कहा जा सकता है कि विद्वानों, परिपर्यवेक्षकों और आध्यात्मिक घटक विश्लेषकों ने सृजन मास्टर्स द्वारा प्राप्त गौरव को साझा किया। कई आत्मिक द्रव्यों के नुस्खे विद्वानों, परिपर्यवेक्षकों और आध्यात्मिक घटक विश्लेषकों से प्राप्त हुए। हालांकि इन नुस्खों का परीक्षण करने के लिए क्रिएशन मास्टर्स की आवश्यकता थी। लिन युआन को आश्चर्य हुआ कि लैन किन उसे इतने सम्मान से संबोधित करेगी, लेकिन इस सम्मान ने लिन युआन को चंद्र महारानी की स्थिति के बारे में अधिक जागरूक बना दिया। लिन युआन ने सृजन मास्टर शिखा को धारण किया जो कि चंद्र महारानी ने उसे दिया था क्योंकि वह रॉयल कैपिटल के फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन से आसानी से स्रोत बीज प्राप्त करना चाहता था। लैन किन ने अपने क्रिएशन मास्टर शिखा पर चंद्रमा उत्कीर्णन को स्पष्ट रूप से देखा था और उसकी पृष्ठभूमि का पता लगा लिया था। जिस तरह से लैन किन ने उसे इतने सम्मान के साथ संबोधित किया क्योंकि वह चंद्र महारानी के शिष्य के रूप में अपनी स्थिति प्रदर्शित कर रहा था, वह बता सकता था कि लैन किन के मन में अपने गुरु के लिए कितना सम्मान था। अन्यथा फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन के प्रमुख के रूप में वह उसके आगमन के बारे में न जानने का नाटक कर सकती थी और खुद उसे ले जाने के लिए आ सकती थी। यद्यपि लैन किन ने उनका बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया था, लिन युआन ने चंद्र महारानी के शिष्य होने का दिखावा नहीं किया। लिन युआन ने ईमानदारी से इस कक्षा 5वें पर्यवेक्षक और उसके असीम ज्ञान के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। लैन किन ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और लिन युआन को धीरे से उसके धनुष से ऊपर धकेल दिया और कहा, मेरे प्रभु, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे सामने झुकें। लिन युआन के होंठ अजीब तरह से फड़कने लगे और उसने जवाब दिया, गुरुजी, आपका कनिष्ठ होने के नाते मैं आपके द्वारा भगवान कहलाने के लायक नहीं हूँ। लैन किन ने गर्मजोशी से मुस्कुराया, तो मैं तुम्हें यंग लॉर्ड बुलाऊंगी। तुम्हें यहाँ कुछ काम निपटाना है। मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगी और तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए। लिन युआन ने सिर हिलाया और धन्यवाद में झुककर कहा, आपको असुविधा देने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जब लिन युआन लैन किन के पीछे रॉयल कैपिटल के फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन में गया तो प्रवेश द्वार पर मौजूद लोग स्तब्ध होकर देखने लगे। इनमें से कई लोग फे ऑब्जर्वर परीक्षा में भाग लेने आए थे। फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन क्रिएशन मास्टर परीक्षा जितनी सख्त नहीं थी, लेकिन फिर भी इसमें अंतराल था। अगर कोई फे ऑब्जर्वर परीक्षा में असफल हो जाता है तो वह 1 महीने बाद फिर से दूसरी परीक्षा में प्रयास कर सकता है, क्रिएशन मास्टर परीक्षा के विपरीत जिसमें प्रति वर्ष केवल एक प्रयास की अनुमति होती है। इसलिए रॉयल कैपिटल के फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन के प्रवेश द्वार पर हमेशा भीड़ रहती थी। हर महीने कई लोग फे ऑब्जर्वर परीक्षा में भाग लेने के लिए आते थे। हालांकि हर साल फे ऑब्जर्वर परीक्षा में भाग लेने के लिए 12 मौके होते थे, लेकिन परीक्षा के विषय हमेशा चुनौतीपूर्ण होते थे। कई सवाल बेहद कठिन होते थे, यहाँ तक कि सबसे अच्छे छात्र जिन्होंने फे ऑब्जर्वर की सारी जानकारी हासिल कर ली थी, अगर वे लापरवाह रहे तो फेल हो सकते थे। हर बार जब ये लोग परीक्षा में भाग लेने आते थे तो वे प्रवेश द्वार पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को कक्षा 1 से 3 तक की फे ऑब्जर्वर सामग्री बेचते हुए देखते थे। एकमात्र लक्ष्य, बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा बेची गई सामग्री वास्तव में स्टार वेब पर बेची गई सामग्री से सस्ती थी और कई लोगों ने उन्हें खरीदा था। हालांकि जब सामग्री खरीदने वाले लोग उसे घर ले आए और उसे स्कैन किया तो उन्होंने अनिवार्य रूप से उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसमें स्टार वेब पर दी गई जानकारी से 3 गुना अधिक जानकारी थी। स्टार वेब पर बेची गई फे ऑब्जर्वर की जानकारी को समझना पहले से ही काफ़ी कठिन था, बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा बेची गई जानकारी को समझना तो और भी कठिन था। अब हर कोई जानता था कि वह बुजुर्ग व्यक्ति एक दिखावा था। कई लोगों ने जब लैन किन को फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन में प्रवेश करते देखा तो वे जोर जोर से कोसने लगे, बकवास, वह बेवकूफ़ बूढ़ा आदमी वास्तव में मास्टर लैन किन है। भगवान का शुक्र है कि मैंने उस बूढ़े आदमी से पैसे वापस नहीं मांगे। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी देवी मास्टर लैन किन मेरे सामने ही थी।
मुझे तो इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। ये तय हो गया, मैं मास्टर लैनकिन से मिली जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के लिए 3 महीने तक खुद को बंद रखने जा रहा हूँ। भले ही मैं 3 महीने में कक्षा 2 फे ऑब्जर्वर परीक्षा में असफल हो जाऊं, कम से कम मुझे नकारात्मक अंक तो नहीं मिलेंगे। भीड़ में से एक कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी, अरे क्या तुम लोगों को मास्टर लैनकिन के बगल में खड़ा वह युवक परिचित नहीं लगता? वह ऑल स्टार मैच का वह लड़का है जो। इससे पहले कि यह कमज़ोर आवाज़ खत्म होती, ये गरजती हुई गालियों की एक श्रृंखला से ढक गई। यद्यपि ऑल स्टार मैच के लिए केवल 200,000 टिकट थे, फिर भी इसे स्टार वेब पर लाइव स्ट्रीम किया गया था। ये देखते हुए कि ऑल स्टार मैच इस टूर्नामेंट का अग्रदूत था, इसने रेडियंस फेडरेशन में बहुत चर्चा पैदा की। इस प्रकार रेडियंस फेडरेशन के अधिकांश लोगों ने ऑल स्टार मैच की लाइव स्ट्रीम देखी थी और लिन युआन के प्रदर्शन को याद किया था। लिन युआन ने ऑल स्टार मैच में भाग लेते समय कुछ अलग पहना था, यही कारण था कि उन्हें तुरंत पहचाना नहीं जा सका था। अधिकांश लोगों को लिन युआन परिचित लगा था, लेकिन इस छोटी सी याद ने लिन युआन की पूरी याद ताज़ा कर दी। लिन युआन मास्टर लैनकिन के साथ साथ चल रहा था। उसने उसे रॉयल कैपिटल के फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन में आने का कारण बताया और कहा, मास्टर लैनकिन, मुझे याद है कि रॉयल कैपिटल के फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन का एक नियम है। फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन द्वारा नमूनों में बनाए गए फे या स्रोत प्रकार के जीवन रूपों को 6 महीने के भंडारण के बाद समान रूप से मूल्यवान नमूने के लिए कारोबार किया जा सकता है, जिसे फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन द्वारा पहले दर्ज नहीं किया गया है। मास्टर लैनकिन को तुरंत पता चल गया कि लिन युआन क्यों आया था और उसने जवाब दिया, तुम सही हो। युवा स्वामी, तुम किसके बदले में व्यापार करना चाहोगे? मैं तुरंत किसी को तुम्हारे लिए इसका प्रबंध करने के लिए कहता हूँ। हाल ही में कई शीर्ष गुट रॉयल कैपिटल में आए हैं। उनमें से बहुत से लोग संभवतः फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन में फे या स्रोत प्रकार के जीवन रूपों के लिए व्यापार करने आएंगे जिन्हें नमूनों में बदल दिया गया है। इस तरह एसोसिएशन में नमूनों में बहुत सारे बदलाव होंगे। हालांकि नमूनों को स्टार वेब पर सार्वजनिक किया जाता है, लेकिन ये बहुत संभव है कि इस दौरान कई नमूने लिए जाएंगे। लेकिन चिंता न करें, अभी भी फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन में नमूनों की भरमार है। लिन युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन चिंतित महसूस कर रहा था जब उसने सुना कि मास्टर लैनकिन ने क्या कहा। वह जानता था कि जिस स्रोत बीज को बेल के पौधे के रूप में विकसित किया गया था, उसे लंबे समय तक एक नमूने के रूप में संग्रहित किया गया था। अगर सोर्स सीड को बेच दिया गया होता और बर्बाद कर दिया गया होता या रिसर्च में इस्तेमाल किया गया होता, तो लिन युआन के लिए भी ये पता लगाना बेकार होता कि नया मालिक कौन है। उसके पास रेड थॉर्न के बदलाव के मौके को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। मास्टर लैनकिन, यहाँ आने का मेरा एकमात्र लक्ष्य स्रोत बीज प्राप्त करना है। लिन युआन की आवाज़ गंभीर और ईमानदार थी। लैनकिन समझ सकती थी कि यह लिन युआन के लिए कितना महत्वपूर्ण था। जब उसने सुना कि लिन युआन स्रोत बीज की तलाश में है तो उसने भौहें चढ़ाईं। लैनकिन ने भौहें से कुढ़ी, इसलिए नहीं कि वह जानती थी कि एसोसिएशन के पास अब स्रोत बीज नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसे स्रोत बीजों के बारे में ज़्यादा याद नहीं था। कक्षा 5 के फे ऑब्जर्वर के रूप में वह प्रतिदिन अनगिनत फे और स्रोत प्रकार के जीवन रूपों के साथ बातचीत करती थी। उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से स्रोत बीज जैसे स्रोत प्रकार के जीवन रूप ने, जो पहले से ही मृत था और जिसमें अधिक संभावनाएं नहीं बची थीं, उस पर कोई गहरी छाप नहीं छोड़ी थी। यदि स्रोत बीज की विशेषताएं न होती, तो इसे फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन द्वारा नमूना बनाने पर भी विचार नहीं किया जाता। यंग लॉर्ड, यदि सोर्स सीड रॉयल कैपिटल के फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन में है, तो मैं निश्चित रूप से इसे आप तक पहुंचाऊंगा। लिन युआन ने मास्टर लैनकिन के आश्वासन पर सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, मास्टर लैनकिन, स्रोत बीज मेरे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है और मुझे आशा है कि आप जल्द से जल्द ये जांचने में सक्षम होंगे कि यह अभी भी यहाँ है या नहीं। भले ही इसे पहले ही बेच दिया गया हो, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बता पाएंगे कि किस गुट ने इसके लिए व्यापार किया था ताकि मैं इसे पुनः प्राप्त कर सकूं। लिन युआन को पता था कि फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन अपने नमूनों की सख्ती से सुरक्षा नहीं करता है। फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन में काम करने वाले अधिकांश लोगों के पास व्यापार को मंजूरी देने का अधिकार था। फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन ने गुटों को थोक में नमूनों का आदान प्रदान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया, क्योंकि इससे ये सुनिश्चित होगा कि फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन के पास नए नमूने रहेंगे। इससे फे ऑब्जर्वर के पास अध्ययन के लिए विषयों का स्टॉक होगा। उन्हें अध्ययन के लिए फे और स्रोत प्रकार के जीवन रूपों को खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए लिन युआन को वास्तव में डर था कि स्रोत बीज का पहले ही व्यापार हो चुका होगा। लिन युआन को खुद को तसल्ली देने के लिए बस एक ही बात का सहारा लेना पड़ा कि बेल का पौधा ज़्यादातर लोगों के लिए उपयोगी नहीं था। यह असंभव था कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो स्रोत बीज के लिए संसाधनों का व्यापार करने को तैयार हो। लिन युआन और मास्टर लैनकिन पहले ही फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच चुके थे। मास्टर लैनकिन ने कहा, पहले मेरे पर्यवेक्षक कक्ष में बैठो। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने सहायक से तुम्हारे लिए स्रोत बीज की जांच करने के लिए कहूँगा।
लैनकिन ने चलना बंद कर दिया था क्योंकि उसने दीवार के दूसरी तरफ एक दरवाजा खोला और अंदर सफाई कर रही महिला से कहा, जियोफैन, भंडारण में जाओ और जांच करो कि क्या कोई स्रोत बीज है। केन ने जल्दी से कहा, यदि आप इसे ढूंढते हैं तो इसे मेरे पर्यवेक्षक कक्ष में लाने के लिए उच्चतम प्राधिकारी का उपयोग करें। जियोफैन नाम की महिला ने तुरंत अपने सफाई उपकरण नीचे रख दिए और अपना सिर उठाकर देखा कि लिन युआन लैनकिन के बगल में खड़ा है। जियोफैन ने लैनकिन और फिर लिन युआन को प्रणाम किया और फिर कहा, हाँ, मैं इसे तुरंत देखूंगा। जियोफैन लैनकिन के पर्यवेक्षक कक्ष से बाहर चला गया। लिन युआन ने मास्टर लैनकिन के पर्यवेक्षक कक्ष को देखा और देखा कि वह बहुत साफ था। डिज़ाइन न्यूनतम था और इसमें कोई अनावश्यक सजावट नहीं थी। कमरे में अधिकांश स्थान कार्यक्षेत्र द्वारा घेरा गया था, जिस पर इस समय ड्रैगन का आधा शरीर रखा हुआ था। मृत ड्रैगन ने कार्य बेंच पर आधी जगह घेर रखी थी और वह लगभग 12 मीटर लंबा था। इस मृत ड्रैगन का रक्त और अस्थि मज्जा पूरी तरह से निकाल लिया गया था, लेकिन इसके मांस और त्वचा से इसकी ड्रैगन प्रजाति की रक्त रेखा की अपार शक्ति निकल रही थी। ड्रैगन प्रजाति के परी की शक्ति मुख्यतः उसके रक्त और अस्थि मज्जा से आती थी। ये स्पष्ट था कि कार्यक्षेत्र पर मृत ड्रैगन प्रजाति का परी एक मुख्य ड्रैगन प्रजाति का परी था। स्पष्टतः मास्टर लैनकिन मुख्य ड्रैगन प्रजाति के परियों पर शोध करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। ड्रैगन प्रजाति के परी के अलावा एक नर्म पदार्थ भी था जो परी के शरीर से आया था। इस नर्म पदार्थ को एक क्रिस्टल बोतल में संग्रहित किया गया था। लिन युआन ने देखा कि क्रिस्टल की बोतल ब्लॉकिंग क्रिस्टल से बनी थी, जो एक आध्यात्मिक घटक है जो शक्ति को दबा सकता है। उच्च श्रेणी के परी मृत्यु के बाद भी भयानक शक्तियां उत्सर्जित करते हैं, जो कमजोर लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे लिन युआन को लगा था कि उसका खून बह रहा है और जब भी वह इंडिगो एज्योर सिटी के बाहर द्वीप पर नाइटमेयर वी से लड़ेगा तो उसे खून की उल्टी हो जाएगी। ये तब हुआ जब उसने नाइटमेयर वी की ताकत से बचाव के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और लावा ड्रैगन छिपकली ने उसे ढाल बनाने के लिए लावा शील्ड का इस्तेमाल किया। मास्टर लैनकिन शक्तिशाली नहीं थी और जब वह उनका अध्ययन कर रही थी तो उसे उच्च श्रेणी के परियों की शक्ति से खुद को चोट पहुंचाने से बचाने के लिए ब्लॉकिंग क्रिस्टल का उपयोग करने की आवश्यकता थी। सामान्य परिस्थितियों में ब्लॉकिंग क्रिस्टल में 3 फे की ताकत को पूरी तरह से रोक सकता था, लेकिन लिन युआन बोतल के अंदर से आने वाली फी की ताकत को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि ब्लॉकिंग क्रिस्टल बोतल में मौजूद पदार्थ क्रिएशन ब्रीड फे से आया था। लिन युआन को अभी तक क्रिएशन ब्रीड फेस के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करनी थी। मास्टर लैनकिन ने लिन युआन को वर्कबेंच की ओर देखते हुए देखा और मुस्कुराए। उसने वर्कबेंच के बगल में सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह उग्र लाल आंखों वाला काला ड्रैगन बहुत समय पहले मर चुका है और अब इसका कोई शोध मूल्य नहीं है। पहले बैठ जाओ। भले ही जियोफैन स्रोत बीज का दावा करने के लिए उच्चतम प्राधिकरण का उपयोग करता है, फिर भी स्रोत बीज को यहां तक पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। यदि स्रोत बीज का व्यापार किया गया है तो जियोफैन इसके बजाय व्यापार का विवरण लाएगा। लिन युआन ने सिर हिलाया और आराम से सोफे पर बैठ गया। उसने इस बात की चिंता करना छोड़ दिया कि सोर्स सीड अभी भी फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन में है या नहीं। भले ही वह चला गया हो, लिन युआन व्यापार के विवरण के माध्यम से अपने नए मालिक को ढूंढ सकता था। यदि स्रोत बीज वास्तव में नहीं मिल पाता तो वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। लिन युआन अभी बैठा ही था कि उसने लैनकिन को ये कहते हुए सुना, यंग लॉर्ड, मैं थोड़ा उत्सुक हूं कि आपने ऑल स्टार मैच के दौरान किस फे का इस्तेमाल किया था। मैंने आपकी लड़ाई देखी और केवल अनुमान लगा सकता हूं कि आपने हीलिंग टाइप फे का इस्तेमाल किया था। हालांकि ऐसा कोई हीलिंग टाइप फे नहीं है जो आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए फे से मेल खा सके। मास्टर लैनकिन के चेहरे पर जिज्ञासा की एक मजबूत झलक दिखाई दी। कोई भी हीलिंग टाइप फे किसी लक्ष्य की जीवन शक्ति को अवशोषित नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ जब वे काल्पनिक नस्ल में विकसित होते हैं तो सीमित हेरफेर करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी लिन युआन ने जिस हीलिंग टाइप फे को अनुबंधित किया था वह लक्ष्य को नुकसान पहुंचाए जाने पर भी खुश महसूस करा सकता था। ये बहुत खास था। लिन युआन ने ईमानदारी से जवाब दिया, मास्टर लैनकिन, एकमात्र उपचार प्रकार की परी जिसे मैंने अनुबंधित किया है वह जैस्मीन लिली है। उन्होंने विस्तार से कुछ नहीं बताया। जब उसने सुना कि लिन युआन ने क्या कहा तो लैनकिन को एहसास के साथ झटका लगा। उसने कई संभावनाओं पर विचार किया था, लेकिन जैस्मिन लिली के बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। चमेली लिली की प्रारंभिक शक्ति बहुत कमजोर थी, लेकिन एक वर्ग 5 फे पर्यवेक्षक के रूप में मास्टर लैनकिन निम्न श्रेणी के फे की विकास क्षमता से अच्छी तरह परिचित थे। वह अविश्वसनीय जैस्मिन लिली वास्तव में वही निकली। यद्यपि मास्टर लैनकिन एक मजबूत लड़ाकू श्रेणी की आत्मा क्यूई पेशेवर नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि आत्मा क्यूई पेशेवर अपने अनुबंधित फे के बारे में खुले नहीं थे। लिन युआन के जवाब ने मास्टर लैनकिन के सवाल का हल निकाल दिया था, इसलिए वह लिन युआन से जैस्मीन लिली को बुलाने के लिए नहीं कहेगी। लिन युआन ने मास्टर लैनकिन के प्रश्न का उत्तर देने के बाद महसूस किया कि मास्टर लैनकिन की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं।
जूनियर होने के कारण लिन युआन मास्टर लैन किन से खुलकर बात नहीं कर सकती थी, लेकिन जिस तरह से वह उसे घूर रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। इससे लिन युआन बेचैन हो गया। एक पल बीता और मास्टर लैनकिन ने कहा, यंग लॉर्ड, आप ही हैं जिन्हें क्लास 1 स्कॉलर, क्लास 1 फे ऑब्जर्वर और क्लास 1 स्पिरिट इंग्रेडिएंट एनालिस्ट परीक्षाओं में पूरे अंक मिले हैं, है न? एल्डन रिंग द्वारा पूछे गए प्रश्न फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन द्वारा पूछे गए प्रश्नों से कहीं ज्यादा कठिन हैं। कई क्रिएशन मास्टर एसोसिएशनों में से 1000 में से केवल 2 या 3 लोग ही ऐसे होते हैं जो लाइफस्टाइल क्लास की परीक्षा पास कर पाते हैं। मास्टर लैनकिन ने और कुछ नहीं कहा। लिन युआन भले ही मास्टर लैनकिन की शिष्या न हो, लेकिन अब उसकी आंखें उसके प्रति प्रशंसा से चमक रही थीं। लिन युआन को आश्चर्य हुआ कि मास्टर लैनकिन को पता चल गया था कि यह वही था। आखिरकार वह रेडियंस फेडरेशन में एकमात्र व्यक्ति था जो जानता था कि उसने क्रिएशन मास्टर परीक्षा देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए 3 लाइफस्टाइल क्लास स्पिरिट क्यूई पेशेवर परीक्षाओं में पूरे अंक प्राप्त किए थे। रेडबर्ड सिटी के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन ने अपने स्वयं के प्रश्न निर्धारित किए थे, लेकिन प्रतिभागियों को परीक्षा के बाद विभिन्न लाइफस्टाइल क्लास एसोसिएशनों को अपनी परीक्षा स्क्रिप्ट और परिणाम प्रस्तुत करने थे। परीक्षा सामग्री जमा करते समय उन्हें अपनी एक फ़ोटो भी जमा करनी थी। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि रॉयल कैपिटल के फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन के प्रमुख ने उन्हें पहचान लिया। हालांकि लिन युआन मास्टर लैनकिन के शब्दों के पीछे के अर्थ से भ्रमित था। जब लिन युआन मास्टर लैनकिन के शब्दों पर विचार कर रहा था, मास्टर लैनकिन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे एक कांस्य फे स्टोरेज बॉक्स दिया। मैं अब क्लास 1 से 3 फे ऑब्जर्वर की ये जानकारी नहीं बेचूंगा जो मैंने खुद ही एकत्रित की है। आप उन पर एक नज़र डाल सकते हैं। मैं आपका मास्टर नहीं हो सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप क्लास 2 और 3 फे ऑब्जर्वर की परीक्षाएं अच्छे अंकों से पास करेंगे, मास्टर लैनकिन ने विनम्रता से कहा। मास्टर लैनकिन के प्रोत्साहन भरे शब्दों ने लिन युआन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैला दी। उसने दोनों हाथों से कांस्य फे स्टोरेज बॉक्स को गंभीरता से स्वीकार किया। मास्टर लैनकिन, मैं अंदर कक्षा 1 से 3 तक की सभी फे ऑब्जर्वर जानकारी को ध्यान से देखूंगा। शुरू में उन्हें यह समझ में नहीं आया कि मास्टर लैनकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति होने का नाटक क्यों कर रहे थे और $5000 फेडरेशन डॉलर की कम कीमत पर फे ऑब्जर्वर सामग्री बेच रहे थे। जब लिन युआन जिया क्षेत्र में आत्मा जीवन स्टोर में काम कर रहा था, तो उसने आधे साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद केवल $5000 फेडरेशन डॉलर ही कमाए थे। $5000 फेडरेशन डॉलर मास्टर लैनकिन के लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से इन सामग्रियों को इकट्ठा करने में लंबा समय बिताया था। वह अगली पीढ़ी को आशा देने की कोशिश कर रही थी। एक फे ऑब्जर्वर के रूप में उनकी यह आशा थी कि वे एक सक्षम अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करना चाहती थीं। मास्टर लैनकिन ने लिन युआन को कांस्य फे स्टोरेज बॉक्स सौंपने के बाद उसे अचानक याद आया कि कैसे उसने इन कक्षा 1 से 3 फे ऑब्जर्वर सामग्रियों के बदले में पैसे एकत्र किए थे, जिन्हें इकट्ठा करने में उसने दिन और रात बिताए थे। मास्टर लैनकिन की नज़रों के सामने एक अकेली छाया गुजरी और उसने आह भरते हुए कहा, यंग लॉर्ड, यहाँ पर स्टार वेब पर मिलने वाली जानकारी से 3 गुना ज़्यादा जानकारी है। ये काफ़ी लंबी लगेगी। मैंने फे प्रयोगों के बारे में कुछ परिणाम भी जोड़े हैं। ये सब आपका काफ़ी समय ले सकता है। लिन युआन ने मास्टर लैनकिन की एकाकी अभिव्यक्ति को देखा और उसका दिल दुख गया। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, मास्टर लैनकिन, मुझे लगता है कि एक छात्र होने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कठोरता है। ये व्यापक जानकारी अन्य फे ऑब्जर्वर और मेरे लिए एक आशीर्वाद है। मास्टर लैनकिन की आंखों के चारों ओर की उम्र की रेखाएं नर्म हो गईं क्योंकि वह उज्ज्वल रूप से मुस्कुराए। वह उससे बातचीत शुरू करने ही वाली थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। 3 बार दस्तक देने के बाद जियाओ फैन अंदर आया और दोनों को प्रणाम करके बोला, मैंने सोर्स सीड का पता लगा लिया है। चूंकि यह बाहर नहीं निकला और आध्यात्मिक घटक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसे कचरे के ढेर में छोड़ दिया गया है। हालांकि कचरे के ढेर में मौजूद नमूनों को कल क्लास 3 सामग्री के रूप में बेच दिया गया था। लिन युआन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आखिरकार वह एक कदम बहुत देर से आया था। हालांकि उन्होंने फिर भी राहत की सांस ली, क्योंकि इसका मतलब यह भी था कि स्रोत बीज का उपयोग शायद अभी तक नहीं किया गया होगा। मास्टर लैनकिन ने मुड़कर लिन युआन से कहा, अगर इसे क्लास 3 सामग्री के रूप में बेचा गया था, तो यह अभी भी एसोसिएशन में होना चाहिए और अंतिम प्रसंस्करण से गुजरना चाहिए। इसे आज रात 5 बजे ही भेजा जाएगा। उसने समय देखा तो पता चला कि शाम के लगभग 5 बज रहे थे। मास्टर लैनकिन ने उत्सुकता से कहा, युवा भगवान, मैं ढेर से स्रोत बीज को पुनः प्राप्त करने के लिए आपके साथ चलूंगा। जब जियो फैन ने मास्टर लैनकिन को लिन युआन को यंग लॉर्ड कहकर संबोधित करते सुना, तो उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। लिन युआन की छाती पर क्लास 2 क्रिएशन मास्टर शिखा पर एक त्वरित नज़र डाली और उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसे इस तरह से क्यों संबोधित किया गया था। ये सचमुच चुनिंदा लोगों में से एक था और अविश्वसनीय रूप से विशेष था। उनके जैसा व्यक्ति रॉयल कैपिटल के फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन में व्यक्तिगत रूप से क्यों आया?
चाहे वह क्या सोच रही हो, जियोफैन ने लैनकिन से धीरे से कहा, मैडम, ये नमूने ली परिवार के डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन द्वारा ऑर्डर किए गए थे। जियोफैन ने नमूनों के ढेर से स्रोत बीज को पुनः प्राप्त करने के लिए मास्टर लैनकिन के सर्वोच्च अधिकार का उपयोग किया था। हालांकि इस ढेर का ऑर्डर डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन द्वारा दिया गया था और उन्होंने पहले ही फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन के साथ कीमत पर बातचीत कर ली थी। ये ढेर पहले से ही डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन का था। हालांकि किसी एक वस्तु को छीनना कोई गंभीर मामला नहीं लग रहा था, लेकिन इसे डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के प्रति अपमान के संकेत के रूप में देखा जा सकता था। यही कारण था कि जियोफैन ने बहुत हिचकिचाहट के बाद उच्चतम प्राधिकारी का उपयोग न करने का फैसला किया था। लेकिन अब जब लिन युआन की स्थिति का व्यक्ति स्रोत बीज चाहता था, तो डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन की भावनाओं पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन केवल मुस्कुराकर स्थिति को स्वीकार कर सकते थे क्योंकि इस व्यक्ति ने उनसे एक वस्तु छीन ली थी। मास्टर लैनकिन ने जियोफैन पर थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। जब जियोफैन खाली हाथ आया तो मास्टर लैनकिन को पता था कि जियोफैन किसी बात से परेशान था। शुक्र है, स्रोत बीज अभी भी एसोसिएशन में था। अगर स्रोत बीज को डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन द्वारा उस समय लिया और इस्तेमाल किया गया होता जब जियोफैन उन्हें रिपोर्ट करने के लिए आया था, तो मास्टर लैनकिन लिन युआन का सामना नहीं कर पाएंगे। लिन युआन के रवैये से लैनकिन को पता चल गया कि स्रोत बीज उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। लिन युआन की अभिव्यक्ति शांत हो गई जब उसने जियोफैन और मास्टर लैनकिन के बीच बातचीत सुनी। अब वह जानता था कि स्रोत बीज अभी भी रॉयल कैपिटल के फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन में था। यह मामला रेड थॉर्न के परिवर्तन से संबंधित था और लिन युआन इस अंतिम स्रोत बीज को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता था। लिन युआन और मास्टर लैनकिन नीचे गए और फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन के स्टोर रूम की ओर बढ़े तो उन्होंने मास्टर लैनकिन को फे और स्रोत प्रकार के जीवन रूपों को नमूनों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया समझाते हुए सुना। लिन युआन को यह प्रक्रिया बहुत जटिल लगी, यहाँ तक कि कुलीन गुटों के पास केवल कक्षा 3 का अधिकार था, जबकि मास्टर लैनकिन के पास कक्षा 5 का अधिकार था। मास्टर लैनकिन लिन युआन को कक्षा 4 का अधिकार देना चाहते थे और उन्होंने उसे अस्वीकार नहीं किया या अत्यधिक उत्साह नहीं दिखाया। इससे पहले उन्हें कभी भी फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन से नमूने प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन द्वारा जिन फे और स्रोत प्रकार के जीवन रूपों को नमूने के रूप में बनाया गया था वे सभी मृत थे। ये मृत परी और स्रोत प्रकार के जीवन रूप उपयोगी हो सकते हैं यदि उनका पोषण किया जाए, लेकिन उनका कोई विशेष मूल्यवान उपयोग नहीं है। मृत फे और स्रोत प्रकार के जीवन रूप जिनमें मूल्यवान आध्यात्मिक तत्व मौजूद थे को पहले ही अलग कर दिया गया था और आध्यात्मिक घटक विश्लेषक एसोसिएशन को भेज दिया गया था जब वे पहली बार फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन में पहुंचे थे। इनमें से अधिकांश नमूने जिनके लिए गुटों ने व्यापार किया था का उपयोग फे ऑब्जर्वर से संबंधित शोध में भी किया गया था ताकि फे के बारे में बेहतर समझ प्राप्त की जा सके। हालांकि लिन युआन को फेस का अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सच्चे डेटा में पहले से ही सभी संस्थाओं के बारे में दोषरहित जानकारी मौजूद थी। मॉबियस के विकास के संबंध में ट्रू डेटा अधिक व्यापक जानकारी प्रदान कर सकता है। लिन युआन ने फेया को विकसित करने के लिए अपनी खुद की क्षमताओं का इस्तेमाल किया। उनका तरीका सामान्य क्रिएशन मास्टर्स से पूरी तरह अलग था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे स्पिरिट फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं किया था। जब जीनियस का विकास सब कुछ जोड़ने वाले जानवर के रूप में हुआ तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि जब उसने नया ज्ञान प्राप्त किया तो उसे आध्यात्मिक ऊर्जा के समाप्त होने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रतिभा का ज्ञान अमूर्त स्रोत से मूर्त शक्ति में विकसित हुआ। जब जीनियस ने सटीक स्मृति और ज्ञान विश्लेषण को संयुक्त किया तो उसने पहले ही कई अलग अलग स्पिरिट द्रव्य व्यंजनों का निर्माण कर लिया था। ये स्पिरिट द्रव्य व्यंजन अधिकांशतः व्यवहारिक थे, लेकिन सोल्जर राशन रेडिश से संबंधित एक व्यंजन पहले ही सफल हो चुका था। जीनियस ने सोल्जर राशन मूली की लताओं को आध्यात्मिक अवयवों के रूप में इस्तेमाल किया और सोल्जर राशन मूली की पृथक्करण क्षमता को जीवनरूप बलि अग्नि की सहायता से आत्मिक द्रव के साथ संयोजित किया। इस स्पिरिट द्रव को लग्जूरियंट स्पिरिट द्रव नाम दिया गया था और इसका उपयोग पादप प्रकार के परियों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए किया जा सकता था। जब जीनियस ने सोल्जर राशन मूली की पुरानी जड़ों पर लग्जूरियंट स्पिरिट द्रव का प्रयोग किया था तो कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं हुआ था, लेकिन जब इसे गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती पर डाला गया तो कई नए गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती उगाए। विलासी स्पिरिट द्रव से स्नान करने के बाद एक सप्ताह के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण कमल ब्रोकेड मोती कुछ ही घंटों में उगाए और ऑटेट से निकाले जाने के लिए तैयार हो गए। अब जबकि लिन युआन के पास वह जानकारी थी जो जीनियस ने एकत्रित की थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई शीर्ष पर्यवेक्षकों, आध्यात्मिक घटक विश्लेषकों और विद्वानों को प्राप्त कर लिया हो। इन शीर्ष पर्यवेक्षकों, आध्यात्मिक घटक विश्लेषकों और विद्वानों से प्राप्त जानकारी भी पूरी तरह से संयुक्त थी और एक साथ काम कर रही थी। जीनियस ने अपनी रचनात्मकता और ज्ञान का उपयोग करके लिन युआन के लिए एक प्रकार का धन उत्पन्न किया जो स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों से कहीं अधिक कीमती था। लिन युआन ने गलियारे के अंत में एक बड़ा धातु का दरवाजा देखा।
युवा स्वामी, वह भंडार कक्ष है, मास्टर लैनकिन ने कहा। लिन युआन बड़े धातु के दरवाजों से होकर सोने के परी भंडारण बक्सों के ऊंचे ढेर को देखने के लिए आगे बढ़ा। प्रत्येक गोल्ड फे भंडारण बॉक्स के साथ एक प्रपत्र जुड़ा हुआ था, जिसमें उसके अंदर मौजूद फे या स्रोत प्रकार के जीवन रूप का विवरण था। लंबे लबादे पहने 4 या 5 कर्मचारी गोल्ड फे भंडारण बक्सों को इधर उधर ले जा रहे थे, जबकि ऊंची आवाज में एक बुजुर्ग व्यक्ति गोल्ड फे भंडारण बक्सों के सामने 2 युवकों से बात कर रहा था। लिन युआन ने देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति के लंबे फे ऑब्जर्वर लबादे पर 5 सुनहरे घेरे थे और उसे पता चल गया कि वह क्लास 5 का फे ऑब्जर्वर था। रॉयल कैपिटल के फे ऑब्जर्वर में एक अध्यक्ष और 5 उपाध्यक्ष थे। ये बुजुर्ग व्यक्ति या तो फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन का उपाध्यक्ष था या फिर उच्च पद पर था। जब लिन युआन ने दोनों युवकों के चेहरे देखे तो वह दंग रह गया। उनमें से एक युवक की आंखें बड़ी थीं, शरीर गठीला था और बाल बहुत छोटे थे। उसने सफ़ेद रंग का आधा कवच पहना हुआ था, जिससे ठंडक फैल रही थी और ऐसा लग रहा था कि यह सर्दियों के मगरमच्छ की खाल से बना है। सफ़ेद अर्ध कवच वाले आदमी के बगल में बैठा आदमी एक साधारण हल्के रंग का लंबा लबादा पहने हुए था। उसकी आंखें ड्रैगन जैसी थीं, लेकिन उसके होंठ पतले थे। वह दूर और ठंडा लग रहा था। लिन युआन इस व्यक्ति को जानता था। वह रेडियंस 100 सीक्वेंस में सीक्वेंस #3 लॉन्ग ताओ था। वह लांग ताओ से अच्छी तरह परिचित थे। लिन युआन और लांग ताओ ने कक्षा 3 आयामी दरार लड़ाई का अनुभव किया था और दोस्त बन गए थे। हालांकि लॉन्ग ताओ का मित्र युद्ध श्रेणी की आत्मा क्यूई पेशेवर ब्लैक था, न कि क्रिएशन मास्टर लिन युआन। लांग ताओ अपना सिर नीचे झुकाए अपने फ़ोन पर बात कर रहा था, जबकि सफ़ेद अर्धकवच वाला व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति से बातचीत कर रहा था। सफ़ेद अर्धकवच वाले व्यक्ति ने लिन युआन और लैनकिन को आते देखा। यद्यपि सफ़ेद अर्धकवच वाले व्यक्ति ने लिन युआन को नहीं पहचाना, लेकिन उसने लैनकिन को पहचान लिया, जो रॉयल कैपिटल के फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। उस आदमी ने लैनकिन का अभिवादन किया और कहा, नमस्ते मास्टर लैनकिन। जब हम नमूनों के इस समूह को व्यवस्थित कर लेंगे तो मैं आपसे मिलने जा रहा था। मेरे पिता 3 प्रकार की मंदारिन बत्तखें लाए हैं जिन्हें डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन ने हमारे साथ विकसित किया है। हमें उम्मीद है कि आप उन्हें देख पाएंगे। लैनकिन की आंखें चमक उठीं। डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन एवियन प्रकार के पक्षियों के पालन पोषण में विशेषज्ञता रखता है। ग्रे रैपिड पिजन, डिवाइन ट्रैवल ब्लैक स्वेलो और रेनबो क्लाउड स्वान, जिनका उपयोग रेडियंस फेडरेशन में परिवहन के रूप में किया जाता था, वे ज़्यादातर डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन से आते थे। ली परिवार ने समय समय पर नए प्रकार के पक्षी प्रकार के परियों का पालन पोषण किया। इन पक्षी प्रकार के परियों का उपयोग बड़े पैमाने पर परिवहन के साधन के रूप में किया जाता था और जब उन्हें छोड़ा जाता था तो पूरे रेडियंस फेडरेशन द्वारा उनकी तुरंत मांग की जाती थी।